जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम जीके की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर्स, जीडी, एमटीएस तथा यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी व अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए जीके के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है। ठीक है, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। इसे हम एपीग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्राफी। ठीक है, तो आप ये अंग्रेजी का शब्द भी याद रखेंगे। सिक्कों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो आप इसके याद भी रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री के लिए लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो भाषा यूज की जाती थी वो थी संस्कृत। ठीक है, इस देखिए जो ब्राह्मी है और खरोष्टी है ये अशोक के शासनकाल में चलती थी। ये लिपियां थीं क्योंकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी इनमें मिले हैं। जो पाली थी ये बुद्ध काल में, ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश हुआ करते थे वो पाली भाषा में हुआ करते थे। संस्कृत की अगर हम बात करें तो देखिए संस्कृत विश्व की उन प्राचीन भाषाओं में से एक है जिनसे कई भाषाओं का जन्म हुआ है, जैसे हिंदी, मैथिली, उर्दू, नेपाली आदि, है ना। ऐसी कई भाषाएं हैं जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है। लेकिन अगर हम इसमें ये बात करें कि सबसे ऐसा पहला कौन सा ग्रंथ था जो संस्कृत भाषा में हमें मिलता है, तो वो था ऋग्वेद। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो थे पाणिनि। लेकिन हमें ये याद क्यों रखनी है? क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसलिए हमें ये याद रखनी है। ठीक है, प्रथम पुस्तक है। वही हम अगर आधुनिक समय में बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, अगर हम संविधान की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में वर्णित है, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ ये दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो देखिए मानव के द्वारा अगर हम पहली धातु की बात करें तो ये थी तांबा। ठीक है, तांबा अर्थात कॉपर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 है। लेकिन इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि पहला औजार कौन सा था, तो वो थी कुल्हाड़ी भी ये तांबा जो धातु मतलब खोजी गई थी उसी से बनाई गई थी। ठीक है, अगर हम पहला पालतू पशु पूछें तो आप बताएंगे वो था कुत्ता। तो ये कुछ फैक्ट थे जो पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखिए महा का अर्थ होता है महान या बड़ा। ठीक है, महान या बड़ा। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो ठीक है, महापाषाण का अर्थ क्या हुआ? बड़े पत्थर या बड़े बड़े पत्थर। देखिए जो दक्षिण भारत के लोग थे वो बड़े बड़े पत्थरों से अपनी समाधियां या कब्र बनाया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से महापाषाण संस्कृति फेमस थी। तो इसका राइट आंसर है 3, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। अगला प्रश्न है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। देखिए धातु से बने सिक्के थे निष्क व शतमान।
ठीक है, प्राचीन समय में निष्क और शतमा नाम के धातु के सिक्के हुआ करते थे। हालांकि ये वैदिक युग में भी थे। किस युग में थे? वैदिक युग में थे, लेकिन ये सिंबल के रूप में थे वैदिक युग में। हालांकि जो बुद्ध काल है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिक्के के रूप में यूज हुए। ठीक है, सिक्के के रूप में यूज हुए। तो उस समय जो काल चल रहा था वो चल रहा था बुद्ध का। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो कई देशों की संविधान से कुछ ना कुछ उनमें से लिया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा लगभग 70% हिस्सा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यहाँ अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें क्या हुआ करता था? संघात्मक शासन व्यवस्था थी, संघात्मक शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय विधानमंडल हुआ करता था। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल, फेडरल न्यायालय था जो आज भी वैसे ही काम करता है, तो फेडरल न्यायालय, ये सभी जो व्यवस्थाएं थीं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस हिसाब से देखें हम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है हमारे संविधान पर। लेकिन अगर हम वही बात करें कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो देखिए, ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली ली है। इसके साथ ही हमने संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ये भी लिया है। और आप याद रखेंगे कि जो एकल नागरिकता है ना, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके साथ ही विधि का शासन, विधि का शासन ये भी लिया है, विधि का शासन कह लीजिए या कानून का शासन, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। वहीं हम अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए से मौलिक अधिकार क्या लिए हैं? तो हमने यूएसए से क्या क्या लिया है? एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं, दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली है, न्यायालय की स्वतंत्रता जो है वो यहीं से ली है। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? यूएसए से, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से भी हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो ये कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। तो आप ये फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो देखिए, जो संविधान सभा थी उसका गठन कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के आधार पर किया गया था, जिसके तहत हमने क्या किया कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया। इसके लिए संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया गया। क्या किया गया? सदस्यों का चुनाव। ठीक है, ये चुनाव जो किया गया था वो प्रांतीय जो क्षेत्र थे उनमें किया गया। तो जो प्रांतीय क्षेत्रों में अगर बात करें कितने सदस्यों का किया गया था,
तो कुल 296। इनमें से कांग्रेस ने 208 जीते, 208 किसने जीते, कांग्रेस ने जीते। 73 सीटों पर मुस्लिमों का कब्जा हुआ, ठीक है, ये मुसलमानों ने जीते, सॉरी मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग ने जीते। और जो बाकी की अन्य सीटें थीं वो अन्य दलों ने या फिर स्वतंत्र जो निर्दलीय रूप में जीते थे। तो ऐसे करके ये अपना हुआ संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि संविधान सभा की अगर हम प्रथम बैठक बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी तो वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए ये जो चुनाव हुए थे ये नवंबर में हुए थे, है ना, कब हुए थे, नवंबर में। तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन क्या हुआ फिर, इसमें ये बैठक पहले तो ये याद रखेंगे आप, नई दिल्ली में एक पुस्तकालय भवन है, कौंसिल चैम्बर, यहाँ पे हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप याद रखेंगे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। वहीं अगर हम बात करें दूसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और हम अगर बात करें तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर, इसकी अगर कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई कब से शुरू हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में, तो इसी दिन से संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली, ठीक है, कौन था, क्लीमेंट एटली। तो आप ये याद रखेंगे, जिसके द्वारा ये योजना बनाई गई, ठीक है, जो भारत में उस समय के तत्कालीन मुद्दे और संविधान सभा की स्थापना के लिए तैयार की गई थी। ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुँचा, दिल्ली, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, देखिए इन्हीं के नेतृत्व में ये जो मिशन था वो भारत आया था। तो आप ये याद रखेंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसके साथ एक और थे ए बी एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये 3 सदस्य। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है 3, अर्थात महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। तो देखिए अगर हम बात करें कि इनमें शामिल कौन कौन था, तो काफ़ी लोग थे, लेकिन हम कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कांग्रेसी जो सदस्य थे उनमें कौन कौन था, कांग्रेसी में एक तो नेहरू जी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भी बहुत सारे थे। तो ये आदि करके यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम गैर कांग्रेसी की बात करें,
गैर कांग्रेसी जो सदस्य थे ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि और भी थे, एम आर जयकर थे, और भी थे, तो ये आप ये याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुआ? जो हुए थे उतना तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन कुछ नाम आप याद रख सकेंगे तो वो ये याद रखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मोहम्मद सादुल्ला थे। अन्य से भी कुछ थे, मतलब जो किसी भी संस्थान या किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े थे, तो वो थे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। कुछ महिलाओं के नाम भी याद रखेंगे। देखिए जो महिला सदस्य थीं इसकी, वो टोटल थीं 15। कितनी? 15। लेकिन इनमें से कुछ नाम आप याद रखेंगे। हंसा मेहता, हंसा मेहता संविधान सभा की सदस्य थीं। राजकुमारी अमृता कौर, ये भी सदस्य थीं, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे एजाज रसूल, ये लखनऊ की रानी थी, ठीक है, उस समय के जो नवाब हुआ करते थे। तो एजाज रसूल ये हैं। सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू भी हैं। इसके बाद में मान लीजिए दुर्गाबाई देशमुख हैं, दुर्गाबाई देशमुख। ये कुछ ऐसे नाम थे जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी के आप याद रखेंगे कि 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में शामिल थीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सर BN राव, ठीक है, सर BN राव या फिर बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। शॉर्ट में इन्हें BN राव भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके कुछ काम याद रखेंगे आप। पहला ये है कि इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। देखिए अगर हम बात करें संविधान का प्रथम प्रारूप इन्हें तैयार किया था, संवैधानिक सलाहकार रह चुके हैं। और आगे बात करें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, उन्होंने इन्हें अन्य देशों के मतलब संविधान के जानकार जो हुआ करते थे विचार विमर्श करने के लिए उनसे अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड इत्यादि देशों में इन्हें भेजा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे GV माम्बलकर, अर्थात गणेश वासुदेव माम्बलकर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप याद रखेंगे ये थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो देखिए जो सूर्य होता है और चंद्रमा, इन दोनों की जो आकर्षक शक्तियाँ होती हैं, उन आकर्षक शक्तियों के कारण जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्वार। क्या? ज्वार, ठीक है। और अगर ये नीचे गिरने लगे, नीचे गिर के पीछे हटे, है ना, नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा। तो आप ये याद रख 24 घंटे में पृथ्वी पर प्रतिदिन यह 12 घंटे
12 घंटे 26 मिनट, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जल चक्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जलमंडल, वायुमंडल व स्थलमंडल ये तीनों ही पाए जाते हैं। इसके बीच में जब जल का एक चक्र होता है तो उसे हम जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रोरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जब ग्रहों का विस्फोट होता है, ग्रहों का विस्फोट होता है तो विस्फोट के समय जो टुकड़े होते हैं वो क्या बन जाते हैं? क्षुद्र ग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के टुकड़े हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि अगर ये जब टुकड़े होते हैं तो ये टुकड़े कहाँ स्थापित होते हैं? मंगल व बृहस्पति की कक्षा में ये आ जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा में आ जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। इसके साथ आप ये एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जब ये पृथ्वी पर, मान लो कोई इस कक्षा में न पहुंच के पृथ्वी पर आ जाता है तो उस स्थिति में पृथ्वी पर एक विशाल गर्त का निर्माण कर देता है। ठीक है, पृथ्वी से जब टकराता है तो विशाल गर्त का निर्माण होता है। जैसे आप जानते होंगे कि लोनार झील है महाराष्ट्र की, ये क्षुद्र ग्रह के द्वारा ही बनी है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके साथ ही आप एक और फैक्ट याद रखेंगे। एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है फोरवेस्टा। क्या है? फोरवेस्टा, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा जो है वो शुक्र है। कौन है? शुक्र ग्रह है। अगर हम बात करें शुक्र की तो इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा। ठीक है, इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये घनत्व आकार, ठीक है, घनत्व आकार और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, लगभग समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। इसे भोर का तारा, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी का भगिनी ग्रह या फिर बहन, ठीक है, भगिनी या बहन भी कहा जाता है ना। ये कुछ फैक्ट थे शुक्र के बारे में। तो शुक्र ग्रह के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है। तो देखिए, आइए पहले सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, सौरमंडल में सभी इससे क्या रोशनी प्राप्त करते हैं। सौरमंडल का प्रधान है। तो आप ये याद रखेंगे। अपने अक्ष पर ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला है। इसमें गैसें पाई जाती हैं। तो गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं? हाइड्रोजन 71%। ठीक है, हीलियम की बात करें तो ये पाई जाती है 26.5%। ठीक है, 26.5%। कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? चार नाविक हाइड्रोजन के मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम का एक नाविक बनाते हैं। ठीक है,
तो आप ये भी याद रखेंगे। जब ये गैसीय गोला है तो इसका तापमान भी निश्चित होगा, है ना। तो इसके जो बाहरी सतह का तापमान है, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1। इसके साथ आप एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो इसका केंद्रीय भाग होता है उसे हम बोलते हैं कोर। क्या? कोर। हिंदी में अगर लिखें तो किरोड। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की निम्नलिखित में से कौन सी योजना से एक नियमित वृद्धावस्था पेंशन आश्वस्त होती है? यानी कि कुल मिला के LIC की वृद्धावस्था पेंशन योजना कौन सी है, ये बताना है आपको। तो आइए सबसे पहले जानते हैं LIC। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में, है ना। इसकी वृद्धावस्था से संबंधित पेंशन योजना का नाम है जीवन सुरक्षा। ठीक है, जीवन सुरक्षा। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का दासमीकरण कब हुआ था? ठीक है, तो दासमिक प्रणाली भारत ने कब अपनाई थी? तो ये अपनाई गई थी 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, ये जो थी ये कब अपनाई गई थी? 1 अप्रैल 1957 को। इसमें होता क्या है, 1 रुपये की कीमत कितनी होती है? 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो इससे पहले कौन सी प्रणाली चलती थी? इससे पहले चलती थी चौका प्रणाली, जिसे क्या बोलते हैं? चौका प्रणाली। इसमें क्या होता था? इसमें रुपया, आना, ठीक है, ऐसे ही पाई, ये व्यवस्थाएं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1957। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं? तो देखिए, पूंजी संचयन की तो जरूरत ही है। संसाधनों की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं हो सकती। प्रौद्योगिकी का विकास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी, तीसरी है परंपरागत और चौथी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली है पूंजीवादी। पूंजीवादी में क्या होता है? इसमें किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, ये सभी बाजार के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, बाजार में जो पूर्ति मतलब मांग की जाती है, बाजार में जो मांग होती है उसी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। तो ये इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका कॉन्सेप्ट जो है ये एडम स्मिथ की एक बुक थी। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ, इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार प्रचलन में आया था। इसके कई देश उदाहरण भी हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अगर हम समाजवादी की बात करें, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, 3 ही प्रचलन में हैं। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी के थे। इसमें क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इस सब के लिए सरकार निश्चित करती है। ठीक है, सरकार निश्चित करती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे रूस, चीन आदि, है ना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी प्लस सार्वजनिक, अर्थात हम बाजार की शक्तियों पर भी निर्भर करेंगे और
सरकारी सिस्टम के हिसाब से उसे लागू भी करेंगे। तो इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र बराबर कार्य करते हैं, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका कॉन्सेप्ट जो है जे एम कीन्स ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो देखिए, अंत्योदय जो कार्यक्रम था ये चलाया गया था 2000 में। कब? 2000 में, 2000 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है। इसका सिस्टम जो काम करता है वो कैसे करता है कि गरीबों में भी निम्नतम गरीब, ठीक है, गरीबों से भी गरीब जो लोग होते हैं उन्हें अनाज उपलब्ध कराता है, अनाज उपलब्ध कराता है। तो हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए अनाज उपलब्ध कराना सरकार के द्वारा, सस्ता अनाज है ना, 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखिए, मैडम क्यूरी जो थी, मैडम क्यूरी ने 1903 में भौतिकी में और 1911 में रसायन में, ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके साथ आप कुछ और नाम याद रखेंगे, जैसे लीनस पोलिंग, ठीक है। इन्होंने रसायन में और दूसरा शांति के लिए, ठीक है, 2 बार प्राप्त किया था। अगर हम जॉन बार्डीन की बात करें तो जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे प्राप्तकर्ता थे जिन्हें 2 पुरस्कार दोनों ही भौतिकी में दिए गए थे, ठीक है। एक और थे फ्रेडरिक सेंगर ने दोनों ही किस में जीते थे? रसायन में, अर्थात केमिस्ट्री में। तो देखिए, ये कुछ नाम थे जिन लोगों ने 2 बार पुरस्कार जीते थे, ठीक है। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो देखिए, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जाता है, ठीक है। कब से? 1901 से। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, और उसके साथ में है क्या नाम है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, साहित्य, साथी, ये जो 5 क्षेत्र हैं इनमें तो 1901 से ही दिया जाता है। लेकिन 1967 में एक और स्थापना की गई अर्थशास्त्र की, ठीक है। स्विस बैंक ने 1967 से अर्थशास्त्र की घोषणा की और 1969 से ये दिया जाने लगा। वहीं अगर हम बात करें कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए, जो पंच सिद्धांतिका था ये लिखा था बराहमिहिर ने। किसने लिखा था? बराहमिहिर ने, ठीक है। बराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये थे कौन? ज्योतिषी, ठीक है, महान ज्योतिषी थे। इनकी एक और पुस्तक का नाम याद रखना है, उसका नाम था बृहत संहिता। वहीं अगर हम भास्कर की बात करें तो ये भी एक महान गणितज्ञ थे और इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है लीलावती। क्या नाम है? लीलावती सिद्धांत शिरोमणि आप याद रखेंगे, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इसका जो नाम रखा गया था वो भास्कर ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा था। इससे आप याद रखेंगे इसे। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें
तो देखिए इनके द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इनका एक आप कॉन्सेप्ट दिया था वो याद रखेंगे, जिसके नाम पर इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टियम। क्या? आर्यभट्टियम। एक इनकी पुस्तक ये है और दूसरी है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। ये भी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये भी महान गणितज्ञ थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत। ठीक है। तो आप ये, और दूसरा खंड खाद्दक। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने देखे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर को निम्नलिखित में से किसका दिवस माना जाता है? तो देखिए 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके याद में क्या मनाते हैं हम? मतलब शिक्षक दिवस। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। ये हम कब मनाते हैं? महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें बाल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक है। 14 नवंबर को। श्रमिक दिवस 1 मई को। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये जो महासभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लंदन में। ठीक है। तो देखिए जो यूएनओ है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो यूएनओ है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसकी कुछ मुख्य भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है और फिर फ्रेंच है। कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। हालांकि अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, इन्हें भी यहाँ मान्यता प्राप्त है। और जो ये महासभा है ये यूएनओ का एक पार्ट है। इसे लघु संसद, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी में से है एक सुरक्षा परिषद। ठीक है। तो सुरक्षा परिषद यहाँ की मुख्य कार्यपालिका है। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 15 में से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी की बात करें तो यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। ठीक है। इसका एक उच्च न्यायालय है। तो वो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इसका एक सचिवालय है। सचिवालय का ही प्रमुख सचिव होता है। तो इसके जो प्रथम सचिव थे, जिसे महासचिव कहते हैं, तो प्रथम महासचिव थे कौन? त्रिगबेली। ये कहाँ से थे? नॉर्वे से। तो आप ये भी याद रखेंगे, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड्स विख्यात रहे हैं? तो टाइगर वुड्स का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से है। ठीक है। ये अमेरिका से हैं। इनका खेल है गोल्फ की ये महान खिलाड़ी हैं। आज के हमारे ये 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्नों की श्रृंखला हम कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आपके कई प्रश्न और तैयार हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।